So are you ready? Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Okay. So today I am going to teach you Hahnemann dilemma. Yes. So Hahnemannian dilemma between 1816 to 1828. ये जो 12 साल है हैनेमन की लाइफ की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है, क्योंकि इसमें इन 12 सालों में हैनेमन, डॉक्टर हैनेमन ने जो वर्क किया, दैट इज द न्यू डिस्कवरी, न्यू वे टू दिस वर्ल्ड, एंड दैट न्यू डिस्कवरी इज थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज. सो हैनेमन्स डायलेमा, क्या डायलेमा था हैनेमन्स का? दैट वाज, इतने सारे मेडिसिन है होम्योपैथी के, लॉट ऑफ मेडिसिन वाज प्रूव्ड एट दैट टाइम, बट they failed to give relief to the patient. और उसी का रीजन ढूंढने के लिए हैनेमन को 12 साल लगे. Yes. So Hahnemannian dilemma during years 1816 to 1827, I have been employed day and night with very serious problem. देखो, हैनेमन ने डे एंड नाइट वर्क किया. हमें ओपीडी के 8 घंटे इतने भारी हो जाते है ना, फिर 8 घंटे जैसे फिनिश हो जाते तो हमें दिखने लगते बच्चे, फैमिली, घर, बाहर के काम, इधर उधर के काम, है ना, ये वो पार्टी, शादी, फंक्शन. और इन्होंने 12 साल कंटिन्यूअस डे एंड नाइट वर्क किया. इसके अलावा दूसरा कोई टारगेट ही उनके सामने नहीं था. बस एक ही धुन लगी थी कि इस बात का रीजन ढूंढना है कि ऐसा क्यों हो रहा है. सो आज के टाइम में, आज के जमाने में ऐसा कोई नहीं करता. इतना स्टेडीली वर्क, इतना उसमें घुस जाना, ये वही लोग कर सकते हैं जो सही में कुछ अलग दुनिया से आते हैं. सो हैनेमन वाज वन ऑफ दिस पर्सन. With very serious problem of finding out why all the medicines known to homeopathy bring about no real cure in diseases. Under discussion of securing, if possible, a clearer insight into the true state of those thousands of stricken ones who remains uncured in the face of the unteachable truth of homeopathic system of healing. Yes. कितना एफर्ट उन्होंने लिया, मेडिसिन चेंज करके देखे, मेडिसिन अच्छे अच्छे प्रूव किए, सिलेक्ट किए, दिए, फिर भी क्योर नहीं हो रहा था. फिर पता चला कि ये क्योर क्यों नहीं हो रहा है.
है ना, वो डायलेमा उनके माइंड में क्रिएट हो गया कि इतने अच्छे अच्छे वेल प्रूव्ड वेल सिलेक्टेड मेडिसिन बिकम फेल टू क्योर दैट पर्सन दैट पेशेंट, व्हाट वाज द रीजन? वो रीजन के पीछे इतने पड़ गए, इतने पड़े कि आखिर में उसे ढूंढ के ही निकाला. सो unteachable truth of homeopathic system of healing. Lo, in this time, the giver of all good things offered me to solve this sublime riddle for mankind's good as a result of incessant thought, tireless investigation, accurate observation, and the most careful experiment. और हम लोगों को ऐसे आदत है, हम एक करते तो दूसरा छोड़ देते, दूसरा करते तो तीसरा छोड़ते, एक भी काम हमारा कंप्लीट नहीं होता है ना. बहुत से लोग ऐसा करते हैं. सो हैनेमन ने जो काम किया, इन सीजन थॉट्स, टायरलेस इन्वेस्टिगेशन, एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन एंड मोस्ट केयरफुल experiment. These are Hahnemann's word in the first part of his last medical work, Chronic Diseases, Their Nature and Homeopathic Treatment. Yes. In the above paragraph, one sees the concern of Hahnemann and the worries which he faced around 1816 and 1817. He mentions about the homeopathic medicines not bringing about real cure. देखो, he mentions, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि इतने वेल प्रूव्ड मेडिसिन है होम्योपैथी के, इतने वेल प्रूव्ड उन्होंने किया, इतने अच्छे पावरफुल गुड रेमेडीज है, फिर भी वो क्योर नहीं दे पा रहे. व्हाई? एज अ सीरियस प्रॉब्लम. यस, इज बिकम प्रेस्टिजियस टू हैनेमन कि कहीं ऐसा न हो जाए, अगर इतने सारे मेडिसिन, इतने सारे ड्रग रेमेडीज प्रूव होने के बाद भी दिस साइंस बिकम इनकम्प्लीट साइंस. ऐसा नहीं होना चाहिए. इतनी मेहनत, इतने सालों की मेहनत पानी में नहीं जानी चाहिए. इसलिए उन्होंने सोचा सीरियस प्रॉब्लम, दिस इज नॉट अ स्मॉल प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम, बट इट इज big serious problem that he faced. And this despite the fact that he believed in the indisputable fact or the unteachable truth of homeopathic system of healing. Yes. He observed that the treatment of many chronic diseases, even when carried out strictly in accordance with theory of homeopathic science, as he dared to practice, was encouraging in the beginning. Yes. ये तब भी होता था और अभी भी हो रहा है. दिस क्रॉनिक थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज आने के बाद भी ऐसा क्यों कि जो भी प्रैक्टिस डालता है बिगिनिंग्स में, इतना उनका क्या बोलते हैं, एक्साइटमेंट होता है, एक्साइटमेंट में रिजल्ट भी आते हैं स्टार्टिंग में, फिर धीरे 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 रिजल्ट की मात्रा कम होने जाती है, पेशेंट आना शुरू हो जाते हैं और इधर रिजल्ट देना कम हो जाता है, रिजल्ट मिलना कम हो जाता है. दैट्स व्हाई हैनेमन सेज practice was encouraging in the beginning, less favorable in the continuation, and hopeless in the end. Why this happens to every human? Why? तो इसका रीजन क्या है? क्या बोलते हैं डॉक्टर विजयकर सर? आर मोस्ट ऑफ अस इवन टुडे नॉट फेसिंग द सेम सीरियस प्रॉब्लम दैट हैनेमन, दैट फाउंडर फेस्ड 200 years ago? Then what is the difference between us and him? The glaring difference in that we, despite having a solution to the problem offered by Hahnemann, yes, अभी उस चीज का सोल्यूशन होने के बाद भी हमें वो प्रॉब्लम जाता है. जब तो कोई सोल्यूशन था नहीं हैनेमन के टाइम पे, फिर भी हैनेमन ने उस सोल्यूशन को ढूंढ के निकाला. स्टिल गो ऑन प्रैक्टिसिंग टू रिलीव टेम्पोररी और सप्रेसेस द केसेस और लेट गो द पेशेंट ब्लेमिंग द फेल्योर ऑन होम्योपैथिक साइंस. यस, तो ये जो सर ने सेंटेंस लिखा है, ये
As hitherto practice was encouraging in the beginning, practice is encouraging in the beginning, less favorable in the continuation and hopeless in the end. तो ये ऐसा क्यों है ना? अभी भी ऐसा हो रहा है, हैनीमन के टाइम पे होता था क्योंकि तब थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज नहीं था। अभी थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज होने के बाद भी ऐसा हो रहा है। दैट मीन्स most of the doctors, most of the homeopaths do not understand the theory of chronic disease। यही विजय का सर को यहाँ कहना है कि ये हमारे पास शस्त्र हैनीमन ने देने के बाद भी, हमारे हाथ में ये शस्त्र देने के बाद भी हम उसे यूज नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द lack of understanding of this theory of chronic disease. So that the number of drugs proved are insufficient, that the theory of miasm is not the truth for our own good, that though there are millions of plant species and millions of insect species, we have only proved a few hundred and many more lame excuses are put forth. The actions of the great Hahnemann to this situation was completely different. He took it as a challenge from God, the giver, as he goes. He knew he had to go to the depth of the serious problem because perhaps God, the giver, wanted him to suffer and solve this sublime, yes, a riddle for mankind's good by incessant thoughts, tireless investigation, and accurate observation, and the most careful experiment. Yes. हैनीमन ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और इस थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज की डिस्कवरी की। सो द प्री सोरा डेज, व्हाट वाज द प्री सोरा डेज? क्या थे प्री सोरा डेज? From 1816 onwards, Hahnemann was deeply involved in the quest for the truth, which ended in 1828. 1816 को स्टार्ट किया and 1828 में उसे कंप्लीट किया with publishing his book Chronic Disease. The starting point for the main idea of this book was the observation that certain chronic diseases of venereal origin and otherwise could be alleviated or relieved by homeopathic remedies but not cured. Yes. Special conditions like indiscretion in eating, drinking, or changes in weather or emotional outburst cause the apparently cured symptoms to appear again frequently with new and stubborn symptoms. New remedies chosen were also of no avail. Yes. तो हम जब मेडिसिन सिलेक्ट करते, मेडिसिन देते, तो इससे अगर टेम्परेरी रिलीफ हो रहा है, उसके बाद पेशेंट वापस रिपीटेडली वही सिम्टम्स लेके आ रहा है, फिर मेडिसिन रिपीट कर रहे, चेंज कर रहे, लेकिन नो चेंज आ रहा है, देन ऐसे टाइम पे क्या करना? ऐसा ये वक्त आ जाता है कि फिर माइंड भी चलना बंद कर देता है, फिर वही वही रिपीटेशन, वही रेमेडीज, एक ऐसा मोड आ जाता है कि ऐसा लगता है दैट इज द एस्केप डिजायर। या तो ये पेशेंट छोड़ के जाना चाहिए या फिर इसने मेडिसिन बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि आगे समझता ही नहीं कि क्या करना चाहिए। और इसी सब सवालों का, इसी सब क्वेश्चंस का, इन सब क्वेरीज का आंसर ये बुक में हमें मिलेगा अभी। So first Hahnemann and his student thought, as we also think today, that the reason for failure might be found in insufficient number of remedies proved, and the prospects would improve as more and more remedies would be added to physicians' armory. This could console the student, as of course most of us who are frantically trying to prove newer remedies to suit our convenience. Yes, but इसका भी कोई यूज नहीं है। आप कितने भी मेडिसिन प्रूव करो, नए मेडिसिन निकालो, रेयर मेडिसिन निकालो, लेकिन अगर आप
मायाजम कंसिडर नहीं करेंगे जब तक ये मेडिसिन भी उसे क्योर नहीं करेंगे। यस, उसे उस मेडिसिन से टेम्परेरी रिलीफ आएगा, टेम्परेरी पैलिएशन होगा या फिर सप्रेशन होगा, लेकिन क्यूर नहीं होगा। क्यूर के लिए आपको थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज कंसिडर करना ही पड़ेगा। और यही तो इतनी बिग डिस्कवरी थी हैनीमन की, जो जिसके लिए सर ने 12 साल लगाए। But not so with Hahnemann. The master could not rest satisfied with him. Day and night he was occupied with the question, why? Oh, why the carefully selected remedies did not produce cure? Yes. एक सेंटेंस हमने कॉलेज टाइम पे पढ़ा था हमारे मैथमेटिका बुक में, ऑर्गेनल की बुक में, कि when well selected remedies become fail to cure the patient, then think about, yes, think about antisoric remedies. Antisoric remedies, that is the miasmatic remedies. जब तक हम मायाजम कंसिडर नहीं करेंगे तब तक वहां क्योर होगा ही नहीं। So he worked for 12 years with incessant thoughts, tireless investigation, accurate observation, careful experiment, and also uninterrupted meditations. In a letter to Dr. Friedrich Goldfeld, Brewmaster, Hahnemann writes in the year 1820, वॉल्यूम 32 पेज नंबर 42 पे, ये बुक का नाम यहाँ पे सर ने दिया है। सो देयर विल ऑलवेज रिमेन सम एलिमेंट्स अनक्योर्ड बाय होम्योपैथी। ये जो लेटर है हैनेमन को लिखा गया था, डॉक्टर फेडरिश ने ये लेटर लिखा था, उसका रेफरेंस सर ने यहाँ दिया है। बाय होम्योपैथी ही रिमेन्स ऑफ सम डीप सीटेड क्रॉनिक डिजीज, ऑल दैट ही has been published by me on homeopathic healing art is not sufficient for complete cure of a great family of chronic diseases. Yes. So in the same letter, he further adds, in the homeopathic writings as yet published, there is still lacking the great keystone. देखो कितना अच्छा लिखा है कि lacking the great keystone which binds together all that has been thus far published, so that we may be able to improve the treatment of chronic diseases and effect a complete cure. उन्होंने ये भी कहा कि हमें इम्प्रूव करनी चाहिए ट्रीटमेंट फॉर क्रॉनिक डिजीजेस to give complete cure. He further says, I have striven night and day for the last 4 years from 1816 to discover the missing keystone to stamp out old chronic diseases. By thousands of experiments and unrepeated meditations, I have at least attained my object. None of my pupils as yet know anything of this invaluable discovery, the worth of which to mankind exceeds all else that I have ever discovered, and without which all existing homeopathy remains defective or ineffective. Yes, this was that thought. इतना बड़ा डिस्कवरी करने के बाद अगर ये साइंस इनकम्प्लीट साइंस अगर रहता है, डिफेक्टिव इनपरफेक्ट रहता है, तो क्या मतलब इतने सालों की मेहनत पानी में चली जाएगी। इसीलिए हैनीमन ने इतना untiredly work किया, and Hahnemann himself acknowledged that the discovery of homeopathy and its principle was not so great a discovery, since all that he had discovered about it was useless and incomplete. So his great discovery, he concedes, is the discovery of the missing keystone, that is the discovery of miasm as the base of chronic maladies. Without the miasm theory, homeopathy remains effective and imperfect. Yes, this was pre-SORA days. जब सोरा भी नहीं सर ने ढूंढा था, सोरा क्या है ये भी पता नहीं था, उसके पहले के ये डेज थे जब हैनेमन
और उनके जितने भी फॉलोअर्स थे, स्टूडेंट्स थे, वो जो प्रैक्टिस कर रहे थे हैनेमन के डायरेक्शन पे, उनको भी रिजल्ट नहीं आ रहे थे। रिजल्ट आ रहे थे, पैलिएशन हो रहा था, बट क्योर नहीं हो रहा था। पेशेंट रिपीटेडली वही वही सिम्टम्स लेके आते थे। पेशेंट को मेडिसिन देने का बाद पेशेंट कुछ दिन के लिए बेटर फील करता था, अगेन दैट डिजीज सिम्टम्स रीअपियर एंड आफ्टरवर्ड पेशेंट में थक जाते थे, कुछ छोड़ के जाते थे, लाइक दिस। इस तरह की सिचुएशन तब रही होगी, तब जाके हैनेमन को ये पता चला कि कुछ तभी इनकम्प्लीट है, इम्परफेक्ट है। That was the pre-Sora days. So relating chronic disease to each, for 12 long years he was searching for the keystone which he thought would complete the science of homeopathy. He ultimately did achieve the goal of discovering the keystone. From frequent observation, Hahnemann had discovered that almost all, if not all, almost all the chronic diseases which would not yield to the usual homeopathic remedies had some connection with the previous outbreak of each. Yes. So इतना वर्क, इतना डीप वर्क, इतना साइंटिफिक वर्क करने के बाद तब पता चला कि जो भी है, ये जो भी आ रहा है, जो भी पेशेंट डिजीज लेके आ रहा है, जो भी पेशेंट में चेंजेस हो रहे हैं, pathological, physiological and structural, ये all these changes because of each previous outbreak of each a skin disease which was rampant centuries back was caused by an insect called mite. तब लोग ऐसा ही सोचते थे कि each it is only because of insect mite. When this was treated locally to make it disappear, a train of evils or diseases more and more grew, followed like pneumonia, bronchitis, drops, epilepsy, hysteria,physis, etc. ओनली ईच की वजह से इतने सारे डिजीज तक हम जा सकते हैं, इतने सारे डिजीज पेशेंट को सफर करने पड़ सकते हैं। नॉट वेरी सरप्राइजिंगली, हैनेमन वाज नॉट द ओनली वन टू एस्टैब्लिश द कनेक्शन बिटवीन दिस क्रॉनिक मेलेडीज एंड एक्सपेल्ड ईच. So 20 years before Hahnemann published his book on chronic diseases, another scientist had referred to this phenomena. Authentic university professor of Tübingen was experimenting on this in his clinic in 1808. He had also noticed in his practical therapy that many chronic diseases resulted from disloading the superficial itch. Only difference between him and Hahnemann was that they attributed it quite wrongly to salt. But he, being an allopath, advocated removal of itch by silver sulfur and soft soaps, which was equally not good. Yes. तो critics तो होते ही है, हमारे लोग अपने फील्ड के लोग अपने होम्योपैथ भी क्रिटिक्स करते हैं, फिर जो अदर साइंसेस के डॉक्टर से वो तो करने वाले। हैनेमन को भी कुछ कम क्रिटिक्स नहीं हुए, कुछ कम लोगों ने उन्हें अपोज नहीं किया। कोई बोलता था कि अगर ईच से सब कुछ हो रहा है तो ईच को मिटा दो, फिर बाकी कुछ होगा ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर इसका भी हैनेमन ने स्टडी किया कि ऐसा अगर होता है तो क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कनेक्शन है। So as time passed by, Hahnemann was more and more convinced by his observation and experience that the most diverse disease conditions of the human body originate from each. Yes. तो ये जो एच है, एच दैट मीन्स सोरा, इतना डेंजर है, इतना डेंजर है, इसके जैसा ना साइकोसिस डेंजर है ना सोरा डेंजर है। ये लिखा है थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज में।
हैनेमन ने ईच को, दैट मीन्स सोरा को हाइड्रा हेडेड कहा है। हाइड्रा हेडेड का मतलब होता है मेनी हेड्स। जैसे हमारे रावण साहब है, जिनको दशावतार कहते हैं, 10 हेड, लेकिन ईच को उससे भी ज्यादा हेड है। ही इज अ बिग रावण। एक हेड अगर काट डालेंगे अपन तो दूसरा हेड तैयार हो जाता, दूसरा काटेंगे तो तीसरा, तीसरा काटेंगे तो चौथा। इस तरह से ये पूरे बॉडी में फैलते जाता है। दिस इज सोरा। लेकिन साइकोसिस और सिफिलिस के लिए हैनेमन ने कहा है इन द बुक ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस कि ये फैलते नहीं, ये वहीं रहते। ये जिस पार्ट पे है वो उसी पार्ट से कनेक्टेड रहेंगे, वो फैलेंगे नहीं। ये हैनेमन ने क्रॉनिक में बार बार कह रहा हूं कि हैनेमन ने ये थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज में कहा है। यस, आपको ये मैं जो बता रहा ये कुछ नया लगेगा, लेकिन दिस इज द ट्रुथ written in theory of chronic disease. Sora is a hydra-headed and psychosis and syphilis is singular. वो जिस पार्ट पे है वो उसी पार्ट पे रहेगा, वहां से कहीं नहीं जाएगा, फैलेगा नहीं। लेकिन सोरा कहीं पे भी जा सकता है, कहीं से भी निकल सकता है, from all over the body. Yes. So इस पे किसी को कुछ कहना है? जो मैंने अभी आप लोगों को कहा, फिर कुछ कहना है तो कह सकते हैं, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। और इसको पेशेंट में कैसे समझना है, ये सब चीजें देखने कैसे कैसे समझना है, बिकॉज इट इज नॉट इजी टास्क टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, और पेशेंट जब आते टू रिलेट। हैनेमन ने सोरा साइकोसिस ट्रीट करना बहुत ही सिंपल बताया है, बहुत ही सिंपल है। बोले साइकोसिस एंड सिफिलिस क्योर करना, बट सोरा क्योर करना इज मोर डिफिकल्ट टास्क, बहुत ही डिफिकल्ट का है। और सोरा सबसे ज्यादा है, साइकोसिस सिफिलिस बहुत कम है। तो ये भी हो सकता है कि तब जो मतलब लोग इतने अच्छे थे उस टाइम पे, इतना कम्युनिकेशन नहीं था लोगों का, इतना कम्युनिकेशन के लिए, इतना रिलेशनशिप के लिए तब इतना मतलब प्रोग्रेस नहीं हुआ था, क्योंकि उतना मीडिया नहीं था। लेकिन आज के जमाने में उतना मीडिया, उससे ज्यादा कई गुना मीडिया बढ़ चुका है, मतलब रिलेशनशिप इतने बढ़ चुके हैं। तो अभी के टाइम पे सिफिलिस और साइकोसिस काफी बड़ा हो सकता है, बड़ा है, लेकिन फिर भी हैनेमन ने कहा कि सोरा ऑलवेज रिमेन बिग। तो ये पेशेंट में कैसे देखना, पेशेंट में कैसे चेक करना, तो ये चेक करने के लिए हमें सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस जब तक हम डिटेल में समझ नहीं पाएंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो समझ नहीं पाएंगे। व्हाट इज सोरा एंड व्हाट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज इट्स सिम्टम, उसी तरह से साइकोसिस, उसकी प्रोसेस, उसके सिम्टम्स, ये जब उसका जेनेटिक्स आल्सो, ये जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम पेशेंट में भी नहीं देख पाते। जब तक माइंड में नहीं तब तक विजन में कहां से आएगा, है ना। माइंड डज नॉट परस्यू व्हाट आईज डू नॉट सी। तो माइंड में ही नहीं है तो विजन में कहां से आएगा। तो हमारे सामने पेशेंट ने सिम्टम्स बताए भी, अगर हमें पता ही नहीं कि ये सोरिक है, साइकोटिक है, किस रिलेटेड है, तब तक पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या बोल रहा है, किस टाइप के सिम्टम्स है, किससे रिलेटेड ये सिम्टम्स है। यस डॉक्टर कंस, समझा? यस सर। यस। So he classified the patients into groups depending upon their starting point of illness. He traced back the journey of disease. देखो उन्होंने किस तरह से कैटेगराइज किया इन सिम्टम्स को, कैसे मतलब
स्टार्टिंग की, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से किस टाइप से सिम्टम्स कलेक्ट करना है, कौन से हेडिंग्स के अंडर इसे करना है, सब कुछ उन्होंने कितना सिस्टमैटिक किया होगा। He classified the patients into groups depending upon their starting point of illnesses. He traced back the journey of disease to the first symptoms ever suffered or noticed by the patient. It was obvious that by now Hahnemann was aware that the diseases began on skin and proceeded inward. देखो, इतना तो पता चल गया स्टार्टिंग में, जैसे उन्होंने सोचा कि इसका स्टडी करना है, तो ये पता चल गया कि दिस इज स्टार्टेड फ्रॉम ईच and goes inward. The beginning point or the start symptoms were traced back right up to the skin, the least important organ. Here I refer the reader to my book Predictive Homeopathy Theory of Suppression. Theory of Suppression में सर ने बताई है किस तरह से from less important organ, least important organ से इस disease की starting होती है, that is the skin in the form of itch. So after being convinced that all chronic ailments expressed by the patient had their roots in a deeper lying original evil, he concluded that original evil must be of a miasmatic chronic nature, as was perfectly evident that once it had developed, it could not be eradicated even by vigorous or robust constitution. Neither could it be overcome by healthiest diet nor healthy order of life. In fact, it grew worse by addition of more serious symptoms right up to the end of life. This was Sora. देखो सोरा के लिए कितना कहा है हैनेमन ने. The word miasm now cropped up. Miasm means taint or pollution. जैसे हैनेमन ने थिंक करना शुरू कर दिया, सोचना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया, एक्सपेरिमेंट पेशेंट पे करना शुरू कर दिया, तो तब पता चला कि ये सब ईच का कमाल है भाई, है ना. वो आप लोगों ने वो एक झाड़ आता है जिसका नाम हमारे तरफ बोलते हैं उसको चमकुरा, चमकुरा बोलते हैं कि पता नहीं, उस तरह भी बोलते हैं. उसका पत्ते का अगर हमें टच होगा तो ईच स्टार्ट हो जाती है, खुजली स्टार्ट हो जाती है. उसे क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है. काचकुरी म्हणते सर. यस यस यस, काचकुरी, काचकुरी. तो उसका टच भी होगा है ना तो खुजली होना शुरू, फिर जहां जहां टच होगा वहां वहां खुजली होगी, जिसको टच करेंगे उसको खुजली होगी. ये उस तरह का ईच है, दैट इज द सोरा. तब हैनेमन ने क्रॉनिक डिजीज बुक में ये भी लिखा है कि ईच स्टार्टेड बाय टच ओनली. अगर किसी पेशेंट को कहीं पैच है बॉडी पे और आपने वहां टच किया तो आपको भी वो सोरा ट्रांसफर हो जाएगा और आपको भी ईच, मतलब आप भी सोरा से कन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, सोरा आप में भी स्टार्ट हो जाएगा. तो ये कहाँ है सोरा के लिए इन द बुक ऑफ क्रॉनिक डिजीज. तो सोरा बाय टच फैलता है, इसीलिए द वर्ड माइजम नाउ क्रॉप्ड अप, और ये फैलता है इसीलिए उसने इसे नाम दे दिया माइजम, दैट इज द पोल्यूशन. टेंट, ये एक टेंट है कि आपने अगर टच कर दिया आपके भी अंदर वो सोरा आ जाएगा. सो द वर्ड माइजम नाउ क्रॉप्ड अप. Miasm means taint or pollution. Thus Hahnemann saw that there were various taints on a constitution. Certain constitutions were tainted or polluted in such a manner that they gave rise to only certain trains of diseases, and this was despite healthy life and robust constitution. How many types of taint could there be? फिर जब सोरा की डिस्कवरी हुई उसके बाद और इसके जैसे और कोई है क्या, और कुछ है क्या, दिस वाज द क्वेश्चन लूमिंग लार्ज इन फ्रंट ऑफ द हैनेमन.
At this juncture, Hahnemann ruled the fact that science was not advanced enough in 1820. तो दूसरा देखने के लिए साइंस भी उस टाइम पे इतना डेवलप नहीं था कि किस तरह से देखे जाए। हमने ये तो पता कर लिया कि सोरा पूरे बॉडी में घूमता है, सोरी पोल्यूशन पूरे बॉडी में घूमती है और बॉडी को पूरा पोल्यूटेट कर देती है। उसके बाद चेन ऑफ डिजीजेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये चेन ऑफ डिजीज और कोई टाइप्स के है क्या, और कुछ कन्वर्ट होते हैं क्या, और कहीं जाके कुछ अलग टाइप का करते हैं क्या, ये ढूंढने के लिए हैनेमन के पास भी इतना स्कोप नहीं था। फिर भी ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक एंड हिज इंटेलिजेंट माइंड उन्होंने अदर और 2 डिस्कवरीज किए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंट कुड देयर बी? This was a question looming large in front of the Hahnemann. At this juncture, Hahnemann ruled the fact that the science was not advanced enough to allow him to give proper explanation for his understanding or findings. He wrote in the preface of the 4th volume, जब 4th volume निकला था, मतलब इसके पहले फर्स्ट भी निकला, सेकंड थर्ड भी निकला, एंड बाद में 4th निकला, और हम फॉलो करते हैं 5th or 6th edition. Yes, we have no means of reaching with our sense. We have no means of reaching with our senses or of gaining essential knowledge as to the process of life in the interior of man, and it is only at times granted to draw speculative conclusion. Yes, in the first half of the 19th century, of course, there was no electron microscope, no advances in the field of pathology, immunology, human biochemistry, leaves aside molecular biology and genetics. He had to work to find the root of chronic diseases only empirically, experimentally, and after all, logically. So experimentally and analytically, he was able to state that the incurable chronic disease, chronic maladies means disease, owed its own to only 3 basic start points somewhere on the skin, either itch, venereal warts, or chancre. तो इन सब मुसीबतों की जड़ उन्होंने ढूंढ के निकाला, दैट इज द इच, वेनेरियल वार्ड्स एंड chancre. ये 3 वही मेन चोर है जो पूरे बॉडी में हमारे वाइटल फोर्स की चोरी करके लेके जाते हैं। Hahnemann says in chronic disease, analytically and logically, I have concluded that all chronic elements owing their origin to a certain skin diseases or expression had their fundamental origin firmly established as chronic miasms. This means their parasitical existence in human organism goes on continually strengthening and increasing irrespective of healthy life style, diet, or robust constitution. They will never pass away by themselves, but will grow and vitiate themselves until death supervenes. Yes. That is, they will always end in destruction of the organism. All these benign looking skin elements of each. ये जो 3 चोर है, सोरा, psychosis and syphilis, that is each venereal warts and chancres, are always taking life from us. Yes. So
Watts or Shankar have a deep-seated origin which are finally the cause of destruction of man. So all these benign-looking skin elements, each Watts or Shankar have a deep-seated origin which are finally the cause of destruction of man, the death of man. Finally, probing the patients and their illnesses and their prior illnesses, he concludes that there are 3 local visible diseases which can be the mothers of 3 classes of chronic diseases occurring later in life. अब देखो हैनेमन ने इतनी बड़ी डिस्कवरी की, जिस डिस्कवरी के लिए उन्होंने उनके लाइफ के इंपॉर्टेंट लाइफ के 12 साल गमाए, 12 साल वेस्ट किए, तब जाके ये डिस्कवरी हुई। और इस डिस्कवरी को कितने सारे लोग, डॉक्टर्स, हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स मानते ही नहीं। मायाजम कुछ है ही नहीं बोलते, मायाजम थ्योरी कुछ है ही नहीं। अरे भाई, जिसके लिए 12 साल गमाया वो थ्योरी को आप मानते ही नहीं, मतलब क्या? ओनली मटरा मेडिका से पेशेंट क्योर नहीं होगा। यू आर नॉट क्यूरिंग द डिजीज, यू आर नॉट क्यूरिंग द पेशेंट कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर ओनली सप्रेसिंग और पैलेटिंग द डिजीजेस। जब तक आप मायाजम कंसिडर नहीं करेंगे तब तक डिजीज क्योर हो ही नहीं सकता। और कितने सारे होम्योपैथ है जो मायाजम है ही नहीं बोलते, या फिर कुछ सुडो मायाजम्स डिस्कवर करके रखते। सो दिस इज नॉट अ Hahnemannian thoughts or Hahnemannian discovery. Yes. The experiments showed 3 groups as follows. Group of diseases which followed initial symptoms on skin was itch. Yes. So starting was itch. Eruptions on the skin is itch. Group of diseases, और इस ग्रुप से कितने सारे डिजीजेस होते हैं? ओनली ईच से। ईच सप्रेस किए कि चेन ऑफ डिजीजेस स्टार्ट, एक श्रृंखला शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लाइक दिस। Group of diseases which followed the treatment of symptoms on skin, that is venereal warts. And group of diseases which followed initial symptoms on the skin, that is Shankar. देखो तीनों भी डिजीज स्किन पे ही होते हैं, मतलब स्टार्टिंग ऑफ डिजीज तो स्किन से ही होगी, देन डिजीजेस गो इनटू द मैन। ईच सिंपल, ईच रहो, वॉट रहो या फिर शंकर रहो, स्टार्टिंग स्किन से ही होगा। लेकिन टाइप्स ऑफ डिजीजेस देखो, सोरा जाएगा तो इतना डीप जाएगा, इतना डीप जाएगा कि हमारे बॉडी का एक भी ऑर्गन, टिश्यू, सेल्स छोड़ेगा नहीं। So after having determined the root cause of chronic diseases and after naming them as a taint, pollution or miasm, the next question was the name of the miasm. चलो इतना तो पता है, हैनेमन ने कर दिया कि दिस इज द टेंट, पोल्यूशन, और उसे नाम दे दिया मायाजम। मायाजम का मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग होता है पोल्यूशन। So conclusion of pre-Sora days works of Hahnemann, which as well as venereal warts and Shankar were not the cause but result of the disease which, after firmly establishing itself in the whole organism, express itself on skin as itch, warts and Shankar. मतलब ये डिस्कवरी करने के बाद और हैनेमन को डिप जाना था, फिर थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हैनेमन इस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि दिस इज नॉट द result of diseases which after firmly established itself in the whole organism express itself on the skin, itch, warts or Shankar, that the chronic disease or miasm had a parasite like existence inside the organism. मतलब ये भी मेन रीजन नहीं है। रीजन क्या है? तो सबसे पहले बॉडी पोल्यूटेड होगी,
के बाद उसके सिम्टम्स किन पे दिखेंगे, दैट इज ईच। सिम्टम्स लाइक वर्ड्स किन पे दिखेंगे, दैट इज द सेकंड माइजम। एंड शंकर अगर दिखता है तो थर्ड माइजम। So which went on strengthening even in a healthy lifestyle diet and a robust constitution, and its rule was to destroy life. So this published of the book Chronic Diseases in 1828. Dr. Hahnemann published his book of Theory of Chronic Diseases. With all the above conclusion, the reaction to this book was alike in almost all the circles. Yes, he was ridiculed, criticized, and denounced by friends and foes alike. Those who criticized him laughed at the very suggestions that a mite or the insect of scabies, Acaria scabiei, which could be caught hold of with a needle, could cause as remote things as epilepsy and disease. Yes. तो कुछ लोगों ने, मतलब ये तो जमाने का रूल ही है, अगर कोई एक अच्छा काम करता है तो 10 उसके दोस्त बनने के पहले 20 उसके दुश्मन बन जाते हैं। yes. तो ये रूल है, क्रिटिक्स करना, क्रिटिसाइज करना। आप देखो नरेंद्र मोदी को कितने क्रिटिसिज्म्स मिलते हैं, है ना? कोई भी अगर कुछ अच्छा काम करेगा तो क्रिटिसिज्म्स होगा। सो किसी ने ऐसा कह दिया कि अगर ये ईच से हो रहा है, जैसे एपिलेप्सी ऑफ थीसिस, तो उस ईच को, माइट को निकाल डालो बाय फोर्सेप्स, तो एपिलेप्सी क्योर हो जाएगी। लेकिन ऐसा हैनेमन ने नहीं कहा था। हैनेमन ने ये कहा था कि ईच की वजह से ये हो सकता है, लेकिन ये माइट और ईच दुरुस्त किए तो एपिलेप्सी क्योर हो जाएगी, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। He found the root of the disease, the cause of the disease, not the treatment of the disease. Yes. So treatment तो अभी बाकी थी बताने। So few of his friends tried to correct him by saying it is the impure blood which may be the cause of the dyscrasia. Yes, अब कुछ भी नया कुछ आता है, जैसे कि जीएसटी जब नया नरेंद्र मोदी जी ने लाया था, तो बहुत से लोगों ने उस पर क्या अपने अपने कंक्लूजन्स, अपने अपने ओपिनियंस, अपने अपने सजेशंस दिए थे। अरे ये ऐसा, ये वैसा, ये इससे ऐसा होगा, वैसा होगा, हमें जीएसटी, सीएसटी, क्या SMMPM, जो भी है उसके 4-5 प्रकार है, सब भरना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं था ना। तो इस तरह से हैनेमन को भी उस टाइम पे क्रिटिक्स। सो किसी ने बोला डिस्क्रेशिया, which in turn gave rise to chronic diseases. Only 2 of his trusted lieutenants, Dr. Staff and Dr. Ross, were informed about his work by Dr. Hahnemann before the publishing of his book in order to maintain complete secrecy. This was exactly because he had anticipated such adverse reactions. जो कोई कुछ काम करता है ना, तो उसे पता होता है कि उसे क्या क्या क्रिटिक्स मिलने वाले हैं, उसे कौन से एडवर्स इफेक्ट मिलने वाले हैं। सो ये which he thought would be hindering his research, इसलिए हैनेमन ने कुछ दिन उसे थोड़ा सा बाकी लोगों से बचा के रखा। So despite all the brickbats and criticisms, Dr. Hahnemann stood firm. He described why he was firm. अरे 12 साल जिंदगी के गंवाए थे। So he described his discovery of miasm as the greatest discovery and a great boon to mankind. He was so firm about it that he felt bad that he would be misunderstood and his followers would not understood this discovery properly, and they would therefore not be able to reach harvest from this discovery for the benefit of the human race. He mentions this in preface of Chronic Diseases. उन्हें ये सब बातों का अंदाजा था, पता था कि ऐसा होने वाला है, ये ऐसा होगा, है ना। मैंने इतना
डिस्कवरी किया, इतना सर्च किया, इतना रिसर्च किया, और अगर लोग इसे समझ नहीं पाए तो ये तो सब पूरा पानी में चल जाएगा, इसका अंदाजा था। फिर दिस ग्रेट philosophical mind had one more foresight. अगर जो इतना, जिसे कुछ पता ही नहीं, किसी को इसके बारे में पता ही नहीं, और वो ढूंढ के निकालना, मतलब अंधेरे में तीर चलाना और तीर बराबर अपने पॉइंट पे लग जाना, अपने भक्ष पे लग जाना, ये ऐसा वैसा इंसान कर ही नहीं सकता। सो he described his discovery of Maism as the greatest discovery and a great boon of learning. So this great philosophical mind had one more foresight. He predicted that his teaching will not be followed sincerely by his so-called followers. He predicted that principles which he had laid down for practice of homeopathy would not be understood by many because of lack of scientific proofs. तो उसका रीजन भी उन्होंने लिख के रखा था, ये लोगों को समझ नहीं आएगा, इसकी वजह भी ये है कि मैं इसका साइंटिफिक प्रूफ नहीं दे सकता, क्योंकि तब साइंस वाज नॉट मच एडवांस। Hence, he wrote in the preface to first edition, The Chronic Diseases in 1828, but in communicating to the world this great discovery, I am sorry that I must doubt where my contemporaries will comprehend the logical sequence of this teaching of mine. Yes. वो इसे समझ नहीं पाएंगे या फिर लोगों को समझा नहीं पाएंगे this teaching of mine, and will follow them carefully and gain thereby the infinite benefits for the sufferings humanity, which must inevitably spring from faithful and accurate observance of the same. Yes, अगर इसे कुछ समझ पाए, इस साइंस को, कोई डिस्कवरी को कोई समझ पाया, तो वो इनफाइनाइट रिजल्ट दे पाएंगे, इनफाइनाइट बेनिफिट्स दे पाएंगे ह्यूमन benefits for sufferings humanity, which must inevitably spring from faithful and accurate observation of the same. Yes, whether frightened away by the unheard of nature of many of these disclosures, they will not rather leave them untried and uninitiated and therefore useless. अगर कोई समझ नहीं पाया तो उसके लिए तो दिस डिस्कवरी बिकम यूजलेस, और वही अभी भी हो रहा है. So many they do better with the great discovery, that is theory of chronic disease, that is the doctrine of myself presented today. Yes, so this was the word of Hahnemann's. ये लिख के रखा है in the first edition. Both these thoughts in the mind of Dr. Hahnemann, that of doubt and sense of insecurity, were accompanied by hopefulness, hoping against hope that his contemporaries and followers will do better. तब भी हैनिमन ने होप रखा कि शायद कुछ इसे समझ पाएंगे तो वो इस दुनिया को इसके better result दे सके. So we cannot let him down, as we as homeopaths have to strive and complete the work he has left incomplete. अब इस थ्योरी में, इस डिस्कवरी में जो भी इनकम्प्लीट वर्क रहा होगा, जो हैनेमन बिकॉज ऑफ द lack of advances of the modern science, कुछ रह गया, ढूंढ नहीं पाए, प्रूफ्स नहीं दे पाए, मॉडर्न साइंस और होम्योपैथी को ब्रिज नहीं कर पाए, वो काम डॉक्टर प्रफुल्ल विजय कर सर ने किया.
जो रिमेनिंग वर्क हैनेमन का था सर ने यहाँ कंप्लीट कर दिया, इसीलिए सर ने इस बुक का नाम द एंड ऑफ माय assumptions ऑफ द मायज्म रखा है, बिकॉज दिस इज द कंप्लीट work of miasm, work of theory of chronic disease. Yes. So the work he has left incomplete for the sheer reason that he was physically a mortal and the term of life endowed upon him by the Supreme Being, though longer than many others, was just not enough to discover and improve this great art of healing, not enough to discover the theory of chronic diseases and to add to it or to provide scientific explanations for the same. अब ऐसा टाइम आया है कि हम हर चीज का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मॉडर्न साइंस एडवांसेस. यस, it is we who have to vindicate him in terms of modern advances in the science, and a day shall come when we homeopaths shall be acknowledged as more scientific than their counterpart. Yes. तो आज आप किसी भी चीज का साइंटिफिक रीजन, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न साइंस, क्योंकि अभी साइंस बहुत वास्ट हो गया है, कितने सारे एडवांसेस आ गए, इसलिए अभी इजी है लोगों को समझाना, लोगों को बताना, साइंटिफिक प्रूफ्स देना. यस, तो वो काम किया है डॉक्टर विजय करसन ने. दिस वाज द discovery of miasm. Yes, this is finished chapter number 1. Yes, तो इसमें से किसको क्या मिला, किसको क्या समझा, कुछ समझा नहीं समझा, अगर समझा है तो शेयर करो, या फिर कुछ डाउट है तो you can ask. हेलो. Yes, doctor. हेलो. हेलो सर, प्रणाम. Yes, सर प्रणाम. सर, मर्क प्रोटोआयोड और MIR दोनों एक ही दवाई, एक अलग अलग है सर? देखो, मर्क प्रोटोआयोड और MIR, मर्क आयोडोब्रम. मर्क आयोडोब्रम एक ही है, नाम अलग अलग है. अच्छा. यस, एक पेशेंट है सर. वैसे ही मर्क बिन आयोड का भी 2 नाम है जी. मर्क आयोड फ्लेवम है, एक मर्क आयोड रूब्रम है. यस. हाँ हाँ जी. तो मर्क एक राइट साइडेड है, एक लेफ्ट साइडेड है. तो राइट साइड तो मर्क आयोड फ्लोरम है ना सर? फ्लेवम है. यस. तो सर एक पेशेंट है ना, मरकरी का पिक्चर है, लेकिन आयोडम लीन थीन हरीड फास्ट राइट साइडेड. देखो, दिस इज ओनली आयन, उसका एक आयन उसमें आया हुआ है, तो ये जरूरी नहीं कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उसके जैसा होगा. अच्छा अच्छा. यस. ठीक है सर, ठीक है. थैंक यू. थैंक यू. यस, डॉक्टर कंस. डॉक्टर कंसे लॉग आउट हुई क्या? हाँ सर. हाँ, तो आता सर हाँ सर, ट्यूबरक्यूलर का एक कंफ्यूजन है, और दूसरा कि अगर ट्यूबरक्यूलर मायज्म है क्या, एक चीज. दूसरा ट्यूबरक्यूलर एक एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं. ट्यूबरक्यूलर मायज्म नहीं है, ट्यूबरक्यूलर डायथिसिस है. तो वो उस जिसने भी ट्यूबरक्यूलर मायज्म लिखा है, उस ऑथर का, उस डॉक्टर का, उस पर्सन का कुछ तभी मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट मायज्म हुआ है, इसलिए उन्होंने डायथिसिस को मायज्म लिख दिया.
देयर आर, अरे जिसने 12 साल लाइफ के गमाए तो उनको नहीं दिखता था क्या ट्यूबरकुलर मायाजम, कैंसरस मायाजम, मलेरिया मायाजम, टाइफॉइड मायाजम, है ना, और क्या क्या मायाजम्स है, ये उनको नहीं दिखता था कि इतना इजी इजी फाइंड आउट करना। आप अगर थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज पढ़ेंगे ना तो उसमें साइकोसिस को इतना सा पेज हैनेमन ने दिया है, सिफिलिस को एक सिंपल 1 to 2 पेजेस दिए, और सोरा को कम से कम बहुत सारे पेजेस है, नियर अबाउट 50-55 पेजेस सोरा के लिए दिए है। मतलब सोरा इतना बिग है और सोरा के अंदर सब सिम्टम्स आते हैं, सब सिम्टम्स कवर करता है। तो जितने भी मायाजम बाद में इन लोगों ने निकाले हैं वो सब सोरिक सिम्टम्स है। सोरा को उन्होंने डिजीज वाइज अलग अलग कर दिया, लेकिन देयर आर ओनली 3 मायाजम्स। उस पर्सन को सैल्यूट करो जिसने 12 साल अपने लाइफ के गमाए इसमें, और उनका वो तो पीरियड यंग एज का था। अब आप समझ सकते कि यंग एज के 12 साल उसमें दिन रात डालना, बोले तो कितना कुछ उन्होंने क्या बोलते हैं, सहा होगा उनके फैमिली में भी। यस, तो उस पर्सन को सैल्यूट करो। देयर आर ओनली 3 मायाजम, सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस। उसमें भी सोरा इज द हाइड्रा हेडेड मायाजम, इसके बहुत सारे हेड्स है। एंड जो साइकोसिस एंड सिफिलिस है, इट इज अ बहुत छोटे मायाजम है, शॉर्ट मायाजम्स है, एंड दे हैव द स्पेसिफिक, देखो हैनेमन ने एक वर्ड यूज किया है थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज में, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर साइकोसिस एंड सिफिलिस, बट नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर सोरा। Sora always want the anti-soric remedies. Okay, Dr. Kanse. डॉक्टर कंसे का हो गया क्या? फिर हम डॉक्टर सुमा बिनोद से पूछते हैं। यस मैडम, बोलिए। गुड इवनिंग सर। सर एक्चुअली एक गुलियन बेरी का पेशेंट है, तो डोजेज कैसे, पोटेंसी क्या देनी चाहिए एक्चुअली, और कितने दिन रुकना चाहिए कि कुछ इफेक्ट दिखे ऐसे? देखो पोटेंसी उसमें 200 आएंगी गुलेन-बारी सिंड्रोम सिफिलिस होने की वजह से, लेकिन वेट आपको, अगर आपकी रेमेडी राइट है, परफेक्ट सिमिलिमम है, तो आपको विद इन 1 मंथ आपको उसके कुछ साइंस एंड सिम्टम्स दिखेंगे कि मेडिसिन राइट है कि रॉन्ग है। और अगर वो राइट है तो वेट एंड वॉच ही करना है। हाँ सर, जैसे जैसे क्योर बढ़ते जाएगा, मतलब क्योर होते जाएगा, वैसे वैसे आपको वेट करना है। अगर केस रुक जाती है, क्योर प्रोसेस स्टॉप हो जाती है, कोई कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तो उसे बीच बीच में हटाइए ऑब्स्टेकल्स को। जी मैंने नक्सवामी का 202 डोज दिया है, मंडे दिया था, लेकिन अभी एक तो वो यहाँ के नहीं है, जबलपुर में रहते हैं, मैं नासिक में हूँ, तो फिर कितने दिन वेट करूं? पेन तो है, वो गुलेन-बारे सिंड्रोम इट इज अ क्रॉनिक डिजीज, राइट? हाँ, और नक्सवामी इट इज लेकिन अभी उन्हें नवंबर से शुरू, नक्सवामी इट इज नॉन एंटीसोरिक रेमेडी। आपको वो नक्सवामी वहां पे प्योर मतलब प्योर क्योर नहीं देगा 100। यस, आपको पूरा क्योर करना है तो आपको बाद में दूसरे रेमेडी का काम पड़ेगा। अच्छा, तो अभी एक्यूट उनका पेन कंसिडर करके दूं या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल? नहीं, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ही देनी चाहिए। ओनली पेन क्योर करके कोई मतलब नहीं। पेन क्योर कर रहे मतलब आप क्या कर रहे हैं, ओनली सोरिक सिम्टम गंवा रहे, सिफिलिस और ये वहीं रहेगा। यस, थैंक यू। यस डॉक्टर खाटदेव जी, बोलिए। सर एक पूछना था, जैसे सोरियासिस में हम मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम टाइम पूरा 95% तक सोरियासिस क्योर हो जाता है, कितना, बट बाद में वो रिपीट होता है सर,
तो हम क्या ये करते हैं देखो उसमें? देखो देखो अभी मैं आपका क्वेश्चन पहले आधा सॉल्व कर देता हूँ। जी सोरियासिस में आपने कहा कि 95% वो क्योर हो जाता है, इसका मतलब क्या है? उसका आंसर आपने ही बता दिया कि 5% वहां रिमेन है। यस सर। जब उसका 95% वहां उससे क्योर होगा वो रेमेडी से, तो 5% क्यों नहीं जा रहा? फिर आपको वो 5% जो भी सिम्टम्स में रिमेन है बाकी है वो सिम्टम्स लेके आपको प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा। फिर वो 5% भी चले जाएंगे एंड इट विल क्योर 100%। जब तक वो 5% नहीं जाएंगे तो वो कुछ दिन वेट करेगा, उसको लगेगा कि हमारा डॉक्टर सो गया, फिर वो 95% वापस आ जाएगा। यस सर, वैसे ही होता है मैक्सिमम टाइम। हाँ, तो जब वो 95% क्योर होगा और रिकवरी वहां पे स्टॉप हो गई, तभी हमें समझ लेना चाहिए कि ये यहाँ तक आ गया, इसके आगे नहीं जा रहा है, मतलब हत्ती गया और उसकी पूंछ बाकी है, तो वो पूंछ को पकड़ के उसको खींचो वापस। फिर तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना सर फिर? वो जो रिमेन वो जो 5% सिम्टम बाकी है ना, उसे हमें ढूंढना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा, उसे लेके रेपर्टाइज करके मेडिसिन निकालनी पड़ेगी, और वो मेडिसिन हो सकता है कि प्रीवियस मेडिसिन के फॉलो करने में हो, रिलेशन में। यस, हम लोग सर मैक्सिमम टाइम डोजेस बढ़ाते थे, तो उसके डोजेस बाद बढ़ाते, जब कई बार एग्रीवेट। पोटेंसी बढ़ा देते, नहीं कुछ हुआ यस तो फिर मेडिसिन चेंज कर देते, लेकिन वहां पे होता ही नहीं। अगर आपकी चेंज करने के बाद मेडिसिन राइट नहीं आई तो वो क्योर होगा ही नहीं। तब आपको सोचना है एंटी सोरिक रेमेडीज के बारे में, क्योंकि लास्ट में जो बचा है वो सोरिक बचा है, मतलब यस आपने वहां सोना कंसिडर ही नहीं किया पेशेंट का। यस, इसलिए हैनीमैन ने सोरा को इतना इम्पोर्टेंस हाइड्रोमाइडेड बोला दिया है। है। आप देखो ना, यस सोरा के लिए इतने सारे पेजेस लिखा है, सोरा इतना अच्छी तरह से सर ने एक्सप्लेन किया है, और साइकोसिस सिफिलिस के लिए ओनली 1 और 2 पेजेस दिए हैं, मतलब वो इतना शॉर्ट है। इसीलिए तो हैनीमैन ने एक ही वर्ड यूज किया है, हाइड्रा हेडेड। सोरा इज हाइड्रा हेडेड। हाइड्रा हेडेड का मतलब होता है कि बहुत सारे हेड्स। अब इसका मतलब समझ गए सर हम। इसलिए ये बच्चा रहता था। ये यस इसलिए तो क्योर नहीं होते, हम सोरा पे लाके छोड़ देते हैं पेशेंट को, पेशेंट क्योर नहीं हुआ। जब तक सोरा कंप्लीटली जाएगा नहीं तब तक पेशेंट क्योर होगा नहीं। वी आर, यस मतलब वो बोलता है ना, फ्री फ्रॉम सोरा पेशेंट इज ओनली द आइडियल क्योर। यस, थैंक यू। सर सोरा तो नीड ऑफ लाइफ है ना सर? हाँ, सोरा इज द नीड ऑफ नीड लाइफ। ऑफ लाइफ खत्म हो जाएगा तो कैसे है सर? तो हेल्दी सोरा लाओ ना, डिजीज सोरा क्यों रखते हैं वहां? हेल्दी सोरा इज नीड ऑफ लाइफ ना, अच्छा अच्छा अच्छा। है ना? आप डिजीज सोरा क्यों रख रहे हैं वहां? हम लोग तो डिजीज सोरा में ही परेशान है सर। हाँ, तो हेल्दी सोरा मतलब क्या होगा? वो सोरा इज द नीड ऑफ लाइफ। क्या है? सोरा इज अ फिजियोलॉजी। अगर आपकी फिजियोलॉजी वहां पे है, दैट मीन्स हेल्थ। फिजियोलॉजी इज हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ मेंटेन है, आपके बॉडी का हर फंक्शन मेंटेन है, आपके बॉडी का हर सेंसेशन मेंटेन है, मतलब योर बॉडी इज कंप्लीटली हेल्दी, देन द हेल्दी सोरा इज मेंटेन, राइट? जी जी। डिजीज सोरा रहेगा तो कैसे मेंटेन रहेगा? यस। सो ओके, आज का समझ में आया ना अच्छी तरह से? हाँ समझ में आया सर। अगर Yes. कोई कंसल्ट करना हो तो आपके व्हाट्सएप पे कैसे करे पोस्ट सर? क्या, मैं समझा नहीं, क्या? अगर कोई केस सर एनालिसिस करना हो आपसे तो हम्म। कैसे कैसे पोस्ट करना होगा सर आपके नंबर पे? आप पहले मैसेज करो कि सर ये केस है, डिस्कस करना है। अच्छा अच्छा। यस, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स क्या करते, फोटो भेज देते, केस भेज देते, उसके आगे लिखते ही नहीं क्या करना जी है ना? उन्हें एडवाइस चाहिए, केस इलेबोरेट करना है, केस को एक्सप्लेन करना है, केस को ट्रीटमेंट करना है, क्या करना है कुछ नहीं लिखते। और इतना टाइम नहीं होता है कि वापस कॉल करो, पूछो, है ना? ये एक बार क्लिनिक में आके बैठ गए ना कि फिर वो पेशेंट के इसमें लग गए कि सब भूल जाते हैं। ऐसा हो जाता है। अब अभी सर एक केस था, अभी देख रहे थे जो है वो न्यू
आफ्टर बर्थ के बाद बिटली था 8-10 साल से, 5 साल से हुआ, कब से हुआ, अभी लड़की का उम्र 23 साल है, 23। 1-1.5 महीना दवा दिए हैं लेकिन वो रिस्पांस नहीं आ रहा है। एक काम करो, आप हिस्ट्री भेजो फिर देखते हैं। तो हिस्ट्री में सर ना उसकी माँ जो है ना वो नहीं, आप व्हाट्सअप कर दो, मैं पढ़ूंगा अभी क्योंकि टाइम हो नहीं गया। वो जो है उसका इंटेलेक्ट बहुत कम है, वो उसकी माँ वो बोल रही को कुछ नहीं बता पाएगी, उसका माथा ही नहीं है, मतलब 20-25 साल पहले, 23 साल उम्र है लड़की का, तो वो हिस्ट्री बता नहीं पाएगी। ठीक है, नहीं हिस्ट्री निकालना ही तो अपना आर्ट है ना? उसको राइट फुट में से शुरू हुआ, तो हम वही सोच रहे हैं सर क्या करें, वो बता नहीं पाएगी, वो लोग बोल रहा है उसको कुछ हिस्ट्री नहीं याद रहेगा। आप देखो तो सही, आप एक काम करो, आप उनका नंबर दे दो, आपको हिस्ट्री निकाल के दे दो। अच्छा, हाँ सब निकल जाता है, सब मिलती है हिस्ट्री। हम लोग इसीलिए तो केस टेकिंग में हैनीमैन ने कहा है ना कि इट इज एन आर्ट एंड साइंस। तो ये हम साइंस तो सीख चुके, लेकिन आर्ट ही नहीं सीख पा रहे, क्योंकि हम आर्ट के स्टूडेंट नहीं है, साइंस के स्टूडेंट है ना? इसलिए आर्ट भी सीखना पड़ेगा। और विजयकर सर हमेशा कहते थे कि हमें डॉक्टर ने हमें पहले वकील की डिग्री लेनी चाहिए, फिर डॉक्टर की लेनी चाहिए। मतलब कैसे बराबर टोचे दे के निकालना पड़ता है क्लाइंट से। वो आर्ट आना चाहिए। यस। हाँ सर, ये तो बहुत टफ काम है, यही पे तो फिलोटी ज्यादा होता है, केस टेकिंग करना ही सबसे बड़ा टफ काम है। यस। तो कुछ इतना हार्ड नहीं है, इजी है, खाली हमारे गट्स पे वो डिपेंड होता है, हमारे आइडियाज पे डिपेंड होता है कि आप किस तरह से पेशेंट को मतलब स्टिमुलेट कर रहे हैं। स्टूडेंट जो करना। यस। तो ठीक है, आप भेज दो, हम देख लेते हैं उसको। ठीक है। तो मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा था कि कल सैटरडे, राइट? जी। तो कल मतलब 26 को हमारा क्लास हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ 26 गणतंत्र दिन था, इसलिए स्टाफ भी छुट्टी पे था, तो वो हो नहीं पाया, इसलिए कल का कैंसिल हो गया। तो कल का हुआ नहीं, इसलिए मैं सोच रहा था कि कल सैटरडे भी हम कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा ठीक है सर, Yes, sir, बढ़िया yes. रहेगा। चलेगा? जी जी Yes, sir. अगर आपका सैटरडे बिजी होगा, आप लोगों ने कहीं शेड्यूल करके रखा होगा, तो फिर नहीं लेंगे। अगर आप सब लोग रेडी होंगे तो फिर ले लेते। इसीलिए अगर कल लेना है कि नहीं है, तो चैट बॉक्स में यस करो। सर। यस, चैट बॉक्स में यस डाल दो, तो कल ले लेंगे। लेकिन और अभी से यस है सर, चैट बॉक्स में जाने की जरूरत नहीं। और एक अनाउंसमेंट थी कि मंडे से 5 दिन मैं नहीं हूँ। ये तो दुख का बात वो हमारे इसमें एक मन है, आवड़ा दे के भोपड़ा ले लिया। ये सही है। है ना? तो सर कल की क्लास करनी कल का पड़ेगी लेकर 5 दिन बंद। अब तो कल की क्लास करनी पड़ेगी सर। यस यस। तो कल हम धीरे से लगा। कल हम ले लेते, फिर मंडे से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, मतलब नेक्स्ट वीक शायद पूरा ही मैं नहीं रुक पाऊंगा। अगर मैं आ गया तो हम कंटिन्यू कर लेंगे, आपको मैसेज आ जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं रहा तो मैं कंटिन्यू कर लूंगा नेक्स्ट वीक में। अगर कुछ नहीं छू पाया तो फिर हम 5 दिन की छुट्टी ले लेंगे। ठीक है सर? हाँ सर सर। जो आप बताएं कि आप नंबर दे दें, स्टिमुलेट करके निकाल लेंगे केस, तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं? मतलब करते हैं लेकिन ये ना मदर हिस्ट्री लेने में दिक्कत हो जाती है, या पेशेंट थोड़ा कम समझते हैं, या बहुत पुराना केस है ना, वहाँ हिस्ट्री निकालने जाइए पेशेंट। कल मैं 2 नया केस देखा, दोनों कह रहे अरे यार कितना पकाते हैं, बाहर जाके बोल रहा है यार कितना पूछते हैं, कितना बताइए, बुरा लगता है यार, कितना मेहनत कर रहे हो, पेशेंट को लग रहा है पका रहे हैं, पूछ रहे हैं। अब एक बात देखो, मेरे पास और ओवर इंडिया से पेशेंट आते हैं। अब राजस्थान के बिहार के कुछ ऐसे रूरल एरिया के पेशेंट हैं जिनकी लैंग्वेज हमारे समझ में नहीं आती। हाँ, वो एकदम लोकल लैंग्वेज बोल रहे हैं। हाँ, और वो भी ऑनलाइन हिस्ट्री होती है उनकी।
अच्छा सर। वो पेशेंट यहाँ नहीं आते आ पाते, इसलिए उनके ऑनलाइन हिस्ट्री होती है। फिर भी बराबर उनके सिम्टम्स निकालते हैं। और एक तो पेशेंट पैरालिसिस का पेशेंट था राजस्थान से, वो बहुत ही रूरल एरिया से थे वो, और बहुत ही एक खेड़े से थे। उनको लैंग्वेज ही नहीं समझ आ रही थी उनकी, ना उनको हमारी समझ रही थी ना उनके हमारे। फिर भी इस तरह से उनके सिम्टम्स लिए, ऑब्जर्वेशन पर से उनकी मेडिसिन निकाली और उसका पैरालिसिस क्योर हुआ। सब जो हुआ ऑनलाइन हुआ। तो मतलब ऐसा इतना हार्ड भी नहीं है, खाली समझना पड़ता है कि पेशेंट क्या हमारे सामने बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्या एक्सप्रेशन दे रहा है। कुछ बातें समझ में नहीं आती तो एक्सप्रेशन पर से समझना पड़ता है, कुछ बातें समझ में आती है तो एक्सप्रेशन समझ, लेकिन थोड़ा सा कोरिलेट किए ना तो हो जाता है। तो हो जाएगा, आपको हम कॉन्फ्रेंस पे रखेंगे और उसकी हिस्ट्री लेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है सर। हाँ, चलो ठीक है मिलते हैं फिर ठीक है कल। सर। ओके कल you, sir. 4। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू।